हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। लास्ट टाइम हमने पिछली कक्षा में कोशिका के बारे में डिस्कस किया था कि जो कोशिका होती है ये जीवन की एक इकाई के रूप में काम करती है। उसी डिस्कशन के आधार पर मैंने आपको बताया था रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में सर्वप्रथम हमको बताया सन 1665 में। उसके पश्चात हमने ल्यूवेनहॉक के बारे में जाना। पिछली कक्षा में हमने कोशिका से संबंधित सबसे लंबी कोशिका जंतुओं में, सबसे बड़ी कोशिका जंतुओं में, सबसे छोटी कोशिका जंतुओं में, इसी के आधार पर हमने ये भी जाना सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है। तो कोशिका को हमने समझा। सुबेर की छाल, मृत छाल जो थी, उसके आधार पर हमने उसको रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने देख करके उसको हमको सेल के बारे में बताया, सेलुला नाम दिया और उसको बाद में उसका नाम सेल पड़ा या कोशिका पड़ा। पहले सेल को कोसा भी कहा जाता था, कोसा फिर कोश फिर कोशिका। तो एक कोशिका की जो हिस्ट्री हमने जानी, उसी के आधार पर जब हमने कोशिका के बारे में लगभग आइडेंटिफाई हो गए कि इसकी पहचान क्या हो गई, उसी के आधार पर आज हम चर्चा करेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो इसके बारे पर केंद्रकीय संगठन, मतलब प्रत्येक कोशिका में, हमको आपको भी पता है कि प्रत्येक कोशिका में कोई भी कोशिका होती है, उस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, चाहे वह जंतु की कोशिका हो या पादप कोशिका हो। आपको भी पता है केंद्रक पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है, प्लस केंद्रक के फिर कोशिका के अंदर आपको भी पता है कि कोशिका द्रव्य पाया जाता है। उसमें आपका गाल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रिक्तिकाएं हैं, ये बहुत सारे अंग उसके अंतर्गत पाए जाते हैं, जिनको हम सब एक साथ मिला करके कोशिकांग कह देते हैं। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे केंद्रीय संगठन के संदर्भ में कि केंद्रकीय संगठन के आधार पर हम कोशिका को दो भागों में बांटते हैं। एक है यूकैरियोट और एक है प्रोकैरियोट कोशिका। आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका। इसके आधार पर, किसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं? केंद्रकीय संगठन के आधार पर। कोशिका को हम दो हिस्सों में बांटे, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। बहुकोशिकीय जीवों में यूकैरियोट बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोट एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय हम सब कैसे हैं? बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित है। एक कोशिकी के अंतर्गत सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ अमीबा है, एक कोशिकी है। तो बहुकोशिकीय जो जीव हैं, अर्थात हम बहुकोशिकीय जीवों में जो विभाजन एवं विभेदन की क्षमता के संदर्भ में, मतलब हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन पाया जाता है, डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन पाए जाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन पाए जाते हैं, माइटोसिस मियोसिस के बारे में हम जानते हैं। और अभी हम और जो कक्षाएं लेंगे उसमें हमको समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आपको हम बताएंगे। तो कोशिका बहुकोशिकीय जीवों में विभाजन, मतलब कोशिकाओं को जो विभाजन होता है, विभेदन होता है, अलग अलग जो बनती है, अंतर आ जाता है। उसके आधार पर हम तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है। द सेल्स ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट, अविभेदित कोशिकाएं। अविभेदित शब्दों को समझिएगा, अविभेदित कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या होती हैं? ये विभाज्योतकी कोशिकाएं होती हैं। अर्थात विभाज्योतकी शब्द जब आया, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, मतलब विभाजन होता है उनमें। उदाहरण कौन सा है? तो प्लांट में आप देखिए पादप कोशिकाओं में जो शीर्षस्थ कोशिकाएं होती हैं, शीर्ष में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, वह कोशिकाएं अविभेदित कोशिकाएं हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक, उनमें विभाजन की क्षमता होती है। दूसरी कोशिकाएं हैं विभेदित कोशिकाएं। ये अविभेदित, ये विभेदित, अर्थात
विभेदित कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिन कोशिकाओं में विभाज्योत्कीय संरचना एवं कार्यों युक्त पश्च माइटोटिक विशिष्टकृत कोशिकाएं हैं, अर्थात रेड ब्लड सेल। इनमें क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं में इनकी जो संरचना होती है, इनके जो कार्य होते हैं वो माइटोटिक अर्थात विशिष्टकृत कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभाजन की क्रियाएं होती हैं। और तीसरी कोशिका है पुनर्विभेदित कोशिकाएं, अर्थात ये ऐसी सेल्स होती हैं, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जब किसी को चोट लगती है, हमारे शरीर में जब चोट लगती है, चोट या घाव बन जाता है, तो उस घाव में जो भरता है, घाव का भरना, ये जो कोशिकाएं होती हैं पुनर्विभेदित कोशिकाएं, ये घाव को भरने, पुनर्जनन, द्वितीयक वृद्धि पौधों में पाई जाती है। आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी के अंतर्गत आप लोग प्लांटों में पढ़ते हैं, वार्षिक वलय के बारे में जानते हैं, आप लोग द्वितीयक वृद्धि के बारे में जानते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि इत्यादि के विभाजन के लिए, ये कार्य के लिए ये पलट जाती हैं, अर्थात उनको निर्माण करने में सहायता करती हैं। तो विभाजन और विभेदन के आधार पर हमने 3 कोशिकाओं के बारे में जाना, अविभेदित, विभेदित और पुनर्विभेदित। हमारा टॉपिक था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पर यदि हम दोनों के बारे में अंतर देखते हैं तो अंतर किस आधार पर देखें, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका भी है और यूकैरियोटिक कोशिका है, तो इसके जो हम कुछ सिम्टम्स या लक्षण ले लेते हैं, इन लक्षणों के आधार पर हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है। तो हल्का सा हम आपको यहां पर पहचान करा देते हैं, जैसे हमने आपको यहां पर दिया हुआ है कि इसका हम वर्गीकरण का आधार हम केंद्रक मान लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो ये शब्द आए, प्रोकैरियोट शब्द और यूकैरियोट शब्द, इन शब्दों की उत्पत्ति, इन शब्दों को देने वाला वैज्ञानिक था नील वान नील। याद रखिएगा आप लोग, वान नील नाम के वैज्ञानिक ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट शब्द का प्रतिपादन किया। लक्षण के आधार पर हम पहला लक्षण लेते हैं, मान लो केंद्रक का। केंद्रक, तो जो प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है उसमें एक ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को कहा जाता है केंद्रकीय आवरण। जो केंद्रक के ऊपर जो आवरण पाया जाता है वह कहलाता है केंद्रकीय आवरण। और इसमें न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका अनुपस्थित होती है। किसमें? प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रकीय आवरण पाया जाता है लेकिन केंद्रिका अनुपस्थित होती है, और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय आवरण उपस्थित होता है और केंद्रिका भी उपस्थित होती है। बुक्स में आप देखेंगे इसका डेफिनेशन बहुत सारे विस्तार रूप से दिया हुआ है, हम यहां पर उसको शार्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक लाइन से दोनों चीजें याद होती चले कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वह केंद्रीय आवरण उपस्थित होता है, जबकि केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आधार हम ले लेते हैं, दूसरा सिम्टम्स आकार का, कि जो आकार होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका जो होती है वह कितनी होती है, लगभग बहुत स्मॉल 0.5 से 10 म्यू माइक्रोन प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है, और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 10 to 15 म्यू माइक्रोन तक यूकैरियोटिक कोशिका का साइज होता है। तीसरा हम मान लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है या प्रेजेंट होती है, और कोशिका भित्ति जो होती है प्लाज्मा झिल्ली को घेर करके रखती है, और वहीं कुछ यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ जो प्रोटिस्टा जगत के जीवधारी हैं या कुछ कवक जो पाए जाते हैं, सभी में कोशिका झिल्ली जो होती है सभी पादपों में उपस्थित होती है। इसी के आधार पर गोल्गी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं, रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर केंद्रक है, केंद्रिका है, इनके अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर, अलग अलग लक्षणों के आधार पर हम दोनों कोशिकाओं का डिफरेंस समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसके बारे में हमने आपको पहचान कराई है। नेक्स्ट जो क्लास होगी, अगली क्लास में हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का अंतर डिफाइन करते हुए उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।